हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी। कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर 3 की। ओके, सो नाउ आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस से जो अल्फा बीटा गामा का रेडिएशंस होता है, इनमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं या फिर किस तरीके से ये न्यूक्लियस को चेंज करते हैं, हम इनको समझते हैं। ठीक है कि अल्फा पार्टिकल हो गया, चाहे बीटा पार्टिकल हो गया या गामा रेडिएशंस हो गए, ये सब किस तरीके से न्यूक्लियस को इफेक्ट करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं और ये क्या बनते हैं। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन। जब इनके इमिशंस होते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा अल्फा इमिशन की। सबसे पहला अल्फा इमिशन, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल है, इसके इमिशन में क्या होता है, तो यहां देखिए क्या कह रहा है। If an unstable nucleus contain much more neutron than the number of proton, देखिए ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तभी इमिशन स्टार्ट होता है। इट में इमिट अ पार्टिकल कंटेनिंग 2 proton and 2 neutron tightly bound together known as अल्फा पार्टिकल। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसे पार्टिकल को इमिट करते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। देयर इज 2 proton and the 2 neutron tightly bound together known as the alpha particle। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या बनता है, अगर इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो ये अल्फा पार्टिकल क्या बनता है। तो अगर आप नीचे की एक इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ क्या दे रहा है, मान लीजिए कोई एक अनस्टेबल एलिमेंट है x, जिसे हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसे पेरेंट क्यों बोलते हैं अभी समझाते हैं। ये एक अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है तो इसमें से क्या होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो मान लीजिए ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा है एक डॉटर न्यूक्लियस, इसमें से 2 माइनस हो गया है। अब चूंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यानी कि मास में से टोटल ओवरऑल कितना माइनस होगा बेटा, 4। तो मास एटॉमिक मास ए में से हमने 4 माइनस किया, तो ये क्या हो गया, 4 मास चला गया और एटॉमिक नंबर 2 चला गया। तो यानी कि अब इसको कहीं रिप्रेजेंट करना होगा, तो यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट करके लिख दिया 2He4, इसको रिप्रेजेंट करके लिख दिया। अब ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ ये जो पार्टिकल निकला है बेटा, जिसे हम He लिख रहे हैं, यही पार्टिकल अल्फा पार्टिकल होगा। ये क्या होगा बेटा, अल्फा पार्टिकल होगा। यही पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के साथ निकलता है। तो इसे पेरेंट न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से निकलता है। ठीक है, और ये हो गई डॉटर न्यूक्लियस। भाई इससे निकल के यही बनता है, तो दैट इज व्हाई ये कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, और इसे पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि इसी से ये अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, क्योंकि ये एक अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसी से अल्फा पार्टिकल फॉर्म हो रहा है। और अल्फा पार्टिकल को डॉटर नहीं बोलना बेटा, याद रखना, इसको डॉटर बोल रहे हैं, और ये अल्फा पार्टिकल हो गया। तो अगर अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो न्यूक्लियस में सबसे पहले ये चेंजेस आते हैं कि उनमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 कम हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाता है और एटॉमिक मास 4 रिड्यूस होता है, और अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, निकलता है, जिसे हम नॉर्मली He भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसे आप जनरली क्या कह सकते हैं, He, देन इट मींस टू से हीलियम बोल सकते हैं। ठीक है, हीलियम कह सकते हैं। ओके, अब जैसे एक और रिएक्शन देख लेते हैं। नीचे आपको एक और रिएक्शन दिखाई दे रही है 92 यूरेनियम 238 की। तो अगर आप 92 यूरेनियम 238 देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है एंड न्यूट्रॉन 146 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 238 माइनस 92, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया बेटा 6, और ये कितना आ जाएगा बेटा 4, और ये कितना आ जाएगा 1, दैट इज 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप कंपैरिजनली देखिए कि प्रोटॉन के कंपैरिजनली न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये यूरेनियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब इसमें से क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलते हैं, तो 146 न्यूट्रॉन है इसमें, 2 निकलेंगे तो 144 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 92 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 निकल गए तो 90 आ गया, यानी कि इसका मास ये इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड ऑन करके इसके मास को निकाल लेंगे। तो जब हमने देखा कि इसमें से 2 न्यूट्रॉन निकल गया, 92 था, 2 प्रोटॉन्स निकले 90 हो गया, 238 इसका मास था, तो मास में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, देन इट बिकम 234, जो कि एक थोरियम का मास है। किसका मास है बेटा, थोरियम का।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 प्रोटॉन्स आ जाएंगे एंड 144 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, ये दैट पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ। ठीक है, अगेन ये भी अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन अभी हम केवल यूरेनियम को समझ रहे हैं, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, यहां से भी अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है बेटा, तो यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 का रिड्यूस होता है और एटॉमिक मास में 4 रिड्यूस हो जाता है। ओके, नाउ यानी कि अल्फा पार्टिकल का निकलने का मतलब किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहा है न्यूक्लियस से, इसका मतलब वो एक हीलियम बना रहा है, और हीलियम का 2 और 4 क्या होता है रिस्पेक्टिवली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है, तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे। नाउ द बीटा इमिशन, बात करते हैं बेटा बीटा इमिशन की। बीटा इमिशन क्या कह रहा है? व्हेन ए अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन मोर देन द प्रोटॉन, a neutron may changes into a proton by emitting an electron। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं तो वहां पर क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है, जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप यहां कंफ्यूज होंगे कि न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, अगर वो सब एटॉमिक पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन को कैसे इमिट कर रहा है? बेटा यहां इमिट कर नहीं रहा है, याद रखिएगा, ए न्यूट्रॉन में चेंजेस इनटू प्रोटॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा मानते कि चेंज जो कन्वर्जन हो रहा है चेंजेस का, उसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। निकलता तो न्यूट्रॉन ही है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हम ये कहते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट किया। द इलेक्ट्रॉन गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एट अ हाई स्पीड इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल। अब देखिए यहां पर वही कह रहा है, the electron given out from the nucleus at a high speed is called beta particle। उसी हाई स्पीड पार्टिकल को हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दे रहा है कि 1 न्यूट्रॉन है, अब यहां पर न्यूट्रॉन का मास और नंबर दिया है। न्यूट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इसका नंबर हम 0 मानते हैं और मास 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए मास नंबर 1, तो 1 न्यूट्रॉन है। अब जब ये 1 न्यूट्रॉन चेंज होगा 1 प्रोटॉन में, तो इसको मास नंबर 1 की जरूरत होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और वही पार्टिकल अब जब इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन 0, दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन में चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हुए क्या बन जाता है, बीटा पार्टिकल। क्या बन जाता है बेटा? बीटा पार्टिकल बन जाता है। तो यानी कि बीटा पार्टिकल का सिंबल ये हो जाता है, यानी कि बीटा पार्टिकल में आप मास 0 लेंगे और उसका एटॉमिक नंबर एक तरीके से -1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल का सिंबल। ओके, आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नोट लेटर ऑन टू कीप द नंबर ऑफ पार्टिकल आइदर ऑड or even on both side another particle called एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल होता है, बेसिकली ये एक तरीके का V है, इस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, द अनदर पार्टिकल, अब ये क्या कर रहा है, लेटर ऑन टू कीप द नंबर ऑफ पार्टिकल आइदर साइड और इवन बोथ साइड, दोनों तरफ सब कुछ मेंटेन करने के लिए एक अनदर पार्टिकल भी इसमें होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। वाज आल्सो एज्यूम टू बी एमिट, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहां पर एक अदर पार्टिकल भी है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, वो भी इमिट होता है along with the बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल के साथ में। दिस पार्टिकल इज अनचार्ज एंड इट इज रेस्ट मास इज 0। वो पार्टिकल चार्ज नहीं होता, मास भी 0 होता है, लेकिन बस हम मानते हैं। देन द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकम, तब ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बन जाती है, ये था। अब इसके साथ क्या हुआ, देखिए ये था हमारा, इसके साथ हमने एक प्रोटॉन बना लिया और साथ ही ये बन गया हमारा बीटा पार्टिकल। तो जब हमारा ये बीटा पार्टिकल बन गया तो इसके साथ एक और पार्टिकल ये आया, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या आ गया बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल ये हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अब इसका मतलब हम मास में एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए ये पेरेंट न्यूक्लियस है P, एक पेरेंट न्यूक्लियस दे रहा है आपको P की, ये पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A दिया है। ओके, नाउ अब इससे एक डॉटर न्यूक्लियस निकलती है, तो Z में 1
प्लस करना पड़ता है हमें, सो दैट इज इसकी एक डॉटर न्यूक्लियस निकल रही है Q, Z+1 और A, तो ये डॉटर न्यूक्लियस निकल गई। अब जब इसमें 1 ऐड किए तो यहाँ कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जा रहा है, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल, जिसे जनरली हम बीटा पार्टिकल ही कहते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल का इमिशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और वो बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे एक एग्जांपल दिया, समझिएगा इसको। कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझिए, क्या रहा है, अ रेडियो एक्टिव कार्बन न्यूक्लियस 6C14, ये कार्बन है, having 14 nucleons, 14 nucleons का मतलब total sum of the neutron and the proton is equal to 14, यानी कि mass 6 proton and 8 neutron emit a beta particle and changes to a new nucleus of nitrogen 7 and 14 having 14 nucleons, 7 proton and 7 neutron। अब देखिए ये कार्बन है, इसने एक अल्फा इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इमिट कर दिया, मतलब अपने न्यूक्लियस से। अभी यहां बात हो रही है इनके न्यूक्लियस से, ठीक है, तो न्यूक्लियस से जब ये इमिट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 7 and 14, यानी कि ये कार्बन से क्या बन जाएंगे बेटा, नाइट्रोजन बन जाएंगे। ऊपर आपने स्टेटमेंट शायद देखा हो, फिर से देख लीजिएगा ऊपर स्टेटमेंट, यहां पर क्या कह रहा है, अ न्यूट्रॉन में चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन में चेंजेस इनटू ए प्रोटॉन, प्रोटॉन में चेंज हो जाता है बाय इमिटिंग एंड इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट किया और प्रोटॉन में चेंज हुआ, तो प्रोटॉन कहां आएगा, प्रोटॉन यहां पर आता है डॉटर न्यूक्लियस पे, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो प्रोटॉन जब यहां आएगा तो एक नंबर ऐड हो जाएगा उससे। ओके, नाउ गामा एमिशन, गामा एमिशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है इन मेनी केसेस एन अल्फा और बीटा इमिशन इज फाउंड टू बी फॉलोड बाय द गामा इमिशन। देखो बेटा ये गामा का सिंबल है, यहां ये सिंबल है गामा का, ये वायु बन गया है, दैट इज द गामा सिंबल, ठीक है। इट अकर्स when the daughter or the parent nucleus is in the state of excitation। अब देखिए क्या कह रहा है कि गामा का इमिशन तब होता है जब अल्फा बीटा तो होती है और साथ ही साथ उसकी जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो एक्साइटेशन यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी के स्टेट में हो, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी होती है, तब गामा का इमिशन होता है। और जब गामा का इमिशन होता है तो क्या चेंज होता है, ये बेसिकली एक रेडियस क्या होती है, रेडिएशन होती है। तो अगर मैं पेरेंट न्यूक्लियस की बात करूंगा तो यहां दे रहा है AX, तो जनरली ये बस ऐसे ही दे रहा है, एटॉमिक नंबर कुछ होगा, एटॉमिक मास कुछ होगा। अब इससे जब डॉटर न्यूक्लियस बनती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है, लेकिन गामा का रेडिएशन हमें जरूर देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में चेंजेस नहीं आते, लेकिन गामा का रेडिएशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द रेडिएशन ऑफ द गामा। यहां पर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन जो चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस, वो अल्फा और बीटा पार्टिकल के किसमें आते हैं, इमिशन में आते हैं। तो अल्फा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर से 2 और एटॉमिक मास से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर बीटा हो रहा है तो हम सिर्फ एटॉमिक नंबर में 1 को ऐड कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यूज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स के यूज की बात करेंगे तो बेटा, तो इनके मल्टीपर्पज यूज होते हैं। सबसे पहला यूज आता है मेडिकल यूज में। मेडिकल यूज में किस तरीके से हम यूज करते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या रहा है पहला यूज, मेनी डिजीज सच एज ल्यूकेमिया, कैंसर एटसेट्रा, इस टाइप की जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, आर क्योर्ड बाय द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक प्रोसेस होता है। तो कह रहा है गामा रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम द कोबाल्ट 60, एक सबस्टेंस आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60, उसमें गामा रेडिएशन होता है। आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर बाय किलिंग द सेल्स इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट अगर कोई कैंसर से सरवाइव कर रहा है तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको मारने के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, क्योंकि उनमें से गामा रेडिएशंस को निकाल के उनको किल करते हैं। आगे कह रहा है फॉर रेडियोथेरेपी रेडिएशन मस्ट बी एबल टू पेनिट्रेट द ह्यूमन। अब रेडियोथेरेपी में हमको एक चीज का जरूर ध्यान रखना रहता है कि भाई जब तक ह्यूमन की बॉडी में वो पेनिट्रेट नहीं करेगी तब तक वो वर्कआउट नहीं करेगी। दैट्स वाई हम लोग इस तरीके के रेडिएशंस को लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करे।
अब दूसरी चीज यहाँ होती है, यानी कि वो रेडिएशन अच्छा खासा होना चाहिए। तो हम अल्फा बीटा का रेडिएशन इसलिए नहीं लेते क्योंकि बहुत कम ही करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग गामा का रेडिएशन ज्यादा लेते हैं। आगे कह रहा है द सॉल्ट ऑफ वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप सच एज रेडियो सोडियम क्लोराइड। अब जैसे वीक की बात कर रहा है, द सॉल्ट ऑफ वीक रेडियो एक्टिव है लेकिन वीक है, तो उनकी सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। सच एज सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। सच एज रेडियो आइसोटोप्स आर कॉल्ड द ट्रेसर्स, इन्हें ट्रेसर्स भी कहे जाते हैं। These tracers are used to detect the suspect's brain tumor, मतलब किसी के ब्रेन ट्यूमर को ट्रेस करने में हम इनका यूज करते हैं। एंड ब्लड क्लॉट बिफोर दे बिकम डेंजरस, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमना जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। इनको ट्रेस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, गामा रेज emitted by the radioisotopes are used to sterilize bandages, dressing, syringes and other equipment to make them free of germs। यानी कि ये जो बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स वगैरह के जो आइटम्स आते हैं, सिरिंजेस आते हैं, इनको फ्री फ्रॉम जर्म्स करने के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज करते हैं ताकि इनमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहे। दिस मेथड इज क्विकर, मोर रिलायबल एंड चीपर देन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजिंग बाय हीट। तो ये जो हीट से अगर हम स्टेरिलाइज करेंगे तो उससे ज्यादा सस्ता और उससे ज्यादा जल्दी होता है। ओके, साइंटिफिक यूज की बात करते हैं। अगर हम इसके साइंटिफिक यूज की बात करेंगे तो कह रहा है अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड फॉर द प्रोजेक्टाइल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। बेसिकली साइंटिफिक यूज तो सबसे बड़ा ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज करते हैं। आगे कह रहा है द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस हेल्प अस टू एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किसी के न्यूक्लियस की साइज क्या है और साथ ही साथ उसके न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होंगे, ठीक है, या किस तरीके के फोर्स होंगे। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल साइंस टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय यूजिंग पर्टिकुलर केमिकल मैन्योर। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कह रहा है कि हम एग्रीकल्चर में इस तरीके से यूज करते हैं कि हम पर्टिकुलर केमिकल का कोई मैन्योर मतलब खाद बनाते हैं जो खेतों में डाली जाती है, तो उससे हम प्लांट के ग्रोथ को ट्रेस कर सकते हैं कि अगर हम इस तरीके की खाद डालते हैं तो प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा। तो कह रहा है टू नो द रीडली ए प्लांट टेक ए फॉस्फेट एंड टू विच द पार्ट ऑफ द प्लांट द फॉस्फेट गोज। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट में फॉस्फेट जाता है, कौन से में नहीं जाता है। इस तरीके से हम प्लांट की ग्रोथ को ओवरऑल ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एज ऑफ एक्सवेटेड मटेरियल of the archaeological importance rock and hence of buried plant is estimated by the study of rate of decay of carbon-14 in the remain of the dead plant. The process is called carbon dating। अब यहां पर हम एज पता करते हैं। क्या पता करते हैं बेटा? एज। किसका एज? कोई भी पुरानी चीजें। बेसिकली हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैक्सिमम पुरानी चीजें मिलती है। जैसे हमें कोई स्टोन मिल गया, अब आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे कोई स्टोन मिला, स्टोन के साथ साथ हमें कोई क्या मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें वेपन मिल गया, कोई स्टोन मिल गया, कोई वेपन मिल गया। पता चला कि कहीं पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपनी रिसर्च साइट बनाया और रिसर्च साइट में उनको कुछ और मिल रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिल जा रहे हैं, कोई मूर्तियां मिल जा रही हैं, स्कल्पचर्स मिल जा रहे हैं। तो उनको पता नहीं होता है किस तरीके की मूर्तियां हैं, कितने साल पुरानी है। तो उनको विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डेटिंग हम उनकी एज को फाइंड करते हैं। तो पता चलता है भाई ये 4000 साल पुरानी है, 40,000 साल पुरानी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये पता करते हैं कि ये कौन से एरा की हैं। जैसे बहुत सारे एरा होते हैं, तो ये कौन से एरा की चीजें हैं हमें ये पता चलता है, और साथ ही साथ उस टाइम के सिविलाइजेशन के बारे में भी हमें पता चलता है। तो विद द हेल्प ऑफ द कार्बन 14 हम इसको यूज करके उनकी एज का पता करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। बेटा क्या कहते हैं इसको? कार्बन डेटिंग। ओके, इंडस्ट्रियल यूज देखते हैं किस तरीके से इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह का। इंडस्ट्रियल यूज, रेडियो आइसोटोप्स सच एज द 92 यूरेनियम 235 आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर द एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर। ये जो एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इनसे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है। कैसे होती है वो आगे की रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे। Radioisotopes are used by the engineer in factories to avoid the accumulation of the charge
on the moving part of the machine due to friction. अब क्या रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इंजीनियर यूज करते हैं इन द पार्ट ऑफ मशीन, क्यों करते हैं? ताकि अगर मशीन में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ना जनरेट हो, ठीक है, दैट्स व्हाई हम इनका यूज करते हैं। द रेडिएशन इमिटेड बाय द आइसोटोप आयोनाइज द एयर, ये एयर को आयोनाइज करती है। द आयंस सो प्रोड्यूस टेक अवे विद देम द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द मूविंग पार्ट्स, तो ये जो आयंस हैं ये एयर के साथ ही चले जाते हैं और जो हमारा मशीनरी पार्ट है वो थोड़ा सा सेफ रहता है एक तरीके से। The ionizing effect of the radiation from the radioisotopes is used in making certain luminescent signs, तो कुछ luminescent signs को बनाने के लिए हम ionizing effect of radiation एक तरीके से इसको यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप को। अब जैसे तुम आपने देखा होगा कुछ चमकने वाले, आप रोड पे जाते होंगे तो आपको बेसिकली रेड और येलो कलर दिखाई देता होगा ज्यादातर, तो वो रात में भी चमकते हैं, तो इस तरीके के साइन को बनाने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ठीक है। Knowing the penetrating power of the beta radiation emitted from the radioisotope, they are used to control the thickness of paper, plastic and metal sheet during their manufacturing. अब जब हम इनका मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट मींस टू से पेपर, प्लास्टिक या कोई भी मेटल शीट का जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमको ये तो मालूम है कि पेनिट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल की कितनी होती है, बहुत कम होती है, तो हम उससे हम पेपर की साइज को एक मेंटेन साइज, एक प्लास्टिक के थिकनेस की मेंटेन साइज और एक मेटल शीट की थिकनेस की मेंटेन साइज बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं इनको देखते हैं। क्या रहा है रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट एंड द अदर सोर्सेज। बेटा ये जो है ना रेडियो एक्टिव फॉल फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट से जो रेडियो एक्टिविटी बाहर आती है, मान लीजिए अगर उनमें कोई डैमेज हो जाए, कुछ भी पर्टिकुलर डैमेज होने की वजह से क्या होता है रेडिएशन से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब रेडिएशन से स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब पता चला कि उस रिएक्टर में काम करने वाले लोग इतने ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि बहुत लंबे, मतलब एक बहुत भारी संख्या में, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पीपुल्स या वर्कर्स क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग तो मर जाते हैं। जैसे कुछ एक फेनोमेन, कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जैसे इन यूएसए ऑन 28 मार्च 1979 में हुआ, इन यूक्रेन यूएसएसआर ऑन 26 अप्रैल 1986 में हुआ, इन जापान 11 मार्च 2011 में हुआ। आगे कह रहा है दीज एक्सीडेंट्स कॉज डैमेज टू द रिएक्टर बिल्डिंग एंड इंजरीज टू द पर्सन वर्किंग फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज देयर वेसिनिटी। साथ ही साथ देखो पहली चीज तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वर्कर्स को तो करेगा, साथ ही साथ लोकेलिटी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि अभी साउथ में कोई न्यूज आई थी कि वहां जहरीली गैस निकलने लगी है, मतलब कोई रिएक्टर था या फिर कोई फैक्ट्री थी, तो वहां से क्या होता है अगर फैक्ट्रीज है तो उसमें कुछ ना कुछ आइसोटोप्स वगैरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का अगर यूज हो रहा तो पता चला कि वहां पे एक बॉयलर था वो फट गया था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस वहां दिखने लगे, लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी लगभग कोविड के पहले की न्यूज है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, तो वहां बहुत लोगों को नुकसान भी होता है बेटा। तो ये जो रेडिएशंस होते हैं ना बहुत हार्मफुल होते हैं। आगे क्या कह रहा है और क्या सोर्स है इसका, न्यूक्लियर वेस्ट। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितनी भी चीजें जस्ट लाइक यूज करते हैं, जैसे कि द फ्यूल रॉड यूज इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर रिजेक्टेड। जब हम फ्यूल रॉड को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको यूज कर लिया, अब पता चला कि उसकी एक्टिविटी, अब उसकी इफिशियंसी ज्यादा नहीं बची है, यानी कि अब वो काम लायक नहीं बचा है, तो हम तो उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसको क्या करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं। द फ्यूल रॉड यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर रिजेक्टेड व्हेन their activity decrease below a certain level, they then become a nuclear waste, तब वो nuclear waste बनते हैं। These rods are still quite radioactive and are the source of the harmful radiation, therefore they should not be dumped in the open garbage। हम इसे खुले में नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि इनसे अभी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट बन चुके हैं, इनसे रेडिएशन होता है। They can contaminate water and soil and affect the human and the living organism, मतलब ये पानी को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही साथ इनसे रेडिएशंस निकल रहा है, तो भाई एनिमल्स हो गए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उनको बहुत इफेक्ट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अदर सोर्सेज। अगर मैं कुछ अदर सोर्सेज की बात करूं, जैसे कॉस्मिक रेडिएशंस एंड एक्सरे, तो क्या रहा क्या, द कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम द सन एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस, दे कंटेन ए नंबर ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स
out of which although the charged particles are deviated by the earth's magnetic field, but a substantial amount of uncharged radiation such as the gamma rays and the x-rays etc reach the earth's atmosphere. मैक्सिमम क्या होता है, सब रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन गामा रेज या एक्स रेज आते हैं, और ये एक्स रेज वगैरह या गामा रेज जब आते हैं अर्थ पर तो ये बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस होता है, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स को काफी हार्म होता है। दीज रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, बहुत नुकसान होता है इससे। ओके हाँ, लेकिन ये है कि ये बहुत ज्यादा मेजर नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप सन की लाइट अगर आ रही है तो उसमें आप नहीं रह सकते, आपको रहना पड़ता है क्योंकि आप हैबिटेट हो चुके हैं और आप रहते भी हैं साथ ही साथ, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन हाँ ये कॉन्टिन्यूअस इफेक्टिव होता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर जो हो रही है बेटा वो बहुत इफेक्ट हो रही है कॉज ऑफ पॉल्यूशन, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब ये रेडिएशंस का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो उसका एक बहुत बुरा इंपैक्ट हम पर पड़ता ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जाएगा, हम पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। आगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? द रेडिएशन प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इंक्लूड अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड न्यूट्रॉन, गामा एंड एक्स-रेज। They interact with the living tissues within the 10 to the power minus 14 second and cause biological damages। यानी कि ये जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनमें 10 to the power minus 14 सेकंड में ही क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं और बायोलॉजिकल डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशंस आर थ्री टाइप। पहला शॉर्ट टर्म रिकवरेबल इफेक्ट लाइक डायरिया, शोर थ्रॉट, लॉस ऑफ एयर, नोसिया एक्सेट्रा। नॉर्मली हमें डायरिया होता है, सोर थ्रॉट होता है, कभी कभी खराश आती है, तो ये सब भी एक बायोलॉजिकल डैमेज होता है, लेकिन ये रिकवरेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरिया से सरवाइव कर रहे हैं तो आप मतलब ठीक नहीं हो सकते, ये सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। ये सब कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, बेसिकली इनमें जो रेडिएशन होते हैं वही सब इफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म जो बायोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इररिकवरेबल इफेक्ट लाइक ल्यूकेमिया एंड कैंसर, ये लॉन्ग टर्म है, ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं कि इनसे आदमी जूझता है तो पता चलता है जिंदगी भर जूझो, ठीक है। नेक्स्ट जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट का मतलब पहले क्या होता है, पेरेंट्स में आता है, फिर उनके बच्चों में आता है, फिर उनके बच्चों में आता है, यानी कि ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो कह रहा है जेनेटिक इफेक्ट, द एक्सपोजर ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन टू एक्स-रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम में इफेक्ट द चाइल्ड इन द वॉर्म। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, देखो एक्सरे तो सबको करवाना ही पड़ता है, नॉर्मल है, लेकिन अगर उसका एक्सरे ज्यादा हो रहा है तो वो उसके पेट के अंदर जो बच्चा है ना बेटा उसको इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि वो अगर ज्यादा एक्सरे से सर्वाइव मतलब जा रही है तो उसका बच्चा हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ आए, हो सकता है कि उसके कान खराब हो, उसे कम सुनाई दे, वो अंधा हो, वो लूला हो, वो लंगड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको ये चाहिए कि वो ज्यादा एक्सरेज ना कराएं, बस डॉक्टर रिकमेंडेड जितना एक्सरे है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सरे हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको तो इफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ उसके बच्चे को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली ऊपर से नीचे तक आता जाता है, पहली पीढ़ी आई, फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर तीसरी पीढ़ी आई, ये ऊपर से नीचे तक आता जाता है। आगे कह रहा है तो यानी कि जनरेशन वाइज पास होता गया। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द कैंसर बाय 40%, ऑफ ट्यूमर एंड द नर्वस सिस्टम बाय 50%, ल्यूकेमिया 70%, the exposure of upper part of the body to the x-ray may damage the thyroid gland and can causes cancer। अब देखिए एक्सरे से ये सारी डिफिकल्टीज हमें आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सरे सिर्फ वुमेन्स के लिए खतरनाक है, अगर मेंस भी करते हैं ना बेटा तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ये एक हार्मफुल रेडिएशन ही है, ठीक है। The exposure of gamma ray destroy the cell of the body and affect the blood cell। अब ये जो गामा रे का रेडिएशन है ये हमारी बॉडी के सेल्स को मारते हैं और उनके ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। आगे कह रहा है रिप्रोडक्टिव एंड हेयर सेल, ये नॉर्मली हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या फिर हेयर सेल्स हैं, इनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इट कैन हार्म डीएनए एंड आरएनए फॉर ऑफ द लिविंग सेल्स आल्सो, ये साथ ही साथ हमारे डीएनए और आरएनए को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये अगर आरएनए और डीएनए को इफेक्ट कर रहा है तो ये जेनेटिकली क्या होता है, पास होता जाता है, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये पास होता जाता है।
तो ये सब जो रेडिएशंस होते हैं बेटा, ये बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं? Ensure that people working in it are not exposed to the nuclear radiation के सामने ना आए, and in case of any incident there is a minimum spread। अगर कोई केस होता भी है तो स्प्रेड मिनिमम होना चाहिए। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उनकी पूरी बॉडी क्या होनी चाहिए, पैक्ड होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ होता भी है तो सेफली बाहर आए या फिर ज्यादा उनको डिफेक्ट ना हो। Nuclear reactor of the power plant must be shielded with lead and steel walls so as to stop radiation। न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये चाहिए कि वो स्टील या लेड की वॉल से क्या हो, लेड एंड स्टील वॉल्स बना लेते हैं उनके चारों तरफ, ताकि वो एकदम पैक हो सके, ठीक है, ताकि रेडिएशन उनको पास ना कर सके, फ्रॉम escaping out to the environment during its normal operation। The nuclear reactor must be housed in a airtight building of strong concrete structure which was withstand the earthquake, fire and explosion। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए उसकी जो बिल्डिंग होनी चाहिए, बेसिकली अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक टोटली एयर टाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट से बना होना चाहिए, ताकि वो अर्थक्वेक वगैरह जैसी चीजों को झेल सके, आग लग जाए तो झेल सके, एक्सप्लोजन हो तो भी उसको बियर कर सके। क्योंकि अगर मान लो एक्सप्लोजन होता है या अर्थक्वेक आती है, पता चला उसकी वॉल्स वगैरह गिर गई तो इमिशन बाहर आने लगेगा, दैट्स व्हाई वो बहुत हार्मफुल होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने वो काफी स्ट्रॉन्ग हो। There must be a backup of cooling system for the reactor core so that in case of failure of one system the other cooling system could take place and core is saved from the overheating and melting। हमें हमेशा एक कूलिंग सिस्टम का बैकअप लेके चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पहला सिस्टम फेल होता है तो कम से कम दूसरे सिस्टम से हम, बैकअप वाले सिस्टम से हम उसको कूल कर सके, नहीं तो अगर नहीं कर पाते हैं तो हीटिंग और मेल्टिंग की वजह से फिर क्या हो जाएगा, रेडिएशन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेफ्टी मेजर व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अगर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हैंडल कर रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी हो सकती है? दे शुड पुट ऑन स्पेशल लेड लाइंड एप्रॉन एंड लेड ग्लव्स। आपको एक प्रॉपर ग्लव यानी कि प्रॉपर सूट ही पूरा पहनना चाहिए, साथ ही साथ उनके लिए एक प्रॉपर बर्तन, बेसिकली हम वेसल कह सकते हैं एक तरीके से, लेड स्पेशल होना चाहिए। आगे, दे शुड हैंडल द रेडियो एक्टिव मटेरियल विद अ लॉन्ग लेड टोंग। साथ ही साथ उनसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप रेड ग्लव्स लगाएं या फिर यू नहीं, कोशिश यही करिए कि आप जितना प्रिकॉशंस ले पाए उतना मैक्सिमम प्रिकॉशंस लीजिए, टोंग से यूज करें। द सेफ्टी लिमिट फॉर ईच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन, देयरफॉर केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट नो वन इज एक्सपोज्ड बियॉन्ड द सेफ्टी लिमिट इन एनी केस। हमें सेफ्टी लिमिट के बारे में तो पता कि कौन सा मटेरियल कितना इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमेशा सारा काम सेफ्टी लिमिट के अंदर होके ही करना चाहिए। फॉर दिस स्पेशल फिल्म बैजेस आर यूज्ड व्हिच आर टेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू नो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू व्हिच ए पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड। हमें जो लोग इनसे काम करते हैं उनको टाइम टू टाइम चेक भी करता रहना चाहिए कि क्या इनके अंदर रेडिएशन का कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर ये एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज सारी हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, चेकअप, रूटीन चेकअप हमें बनाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस मस्ट बी केप्ट इन द थिक लेड कंटेनर विद अ वेरी नैरो ओपनिंग सो एज टू स्टॉप रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम अदर डायरेक्शंस। अब क्या रहा है कि रेडियो एक्टिव सबस्टेंस को हमें किसमें, एक लेड के कंटेनर में रखना चाहिए जो कि काफी मोटा होगा उसका मेटल, और साथ ही साथ उसकी ओपनिंग जो होगी वो बहुत पतली होगी ताकि रेडिएशन वहां से मिनिमम लगे, और अगर उसको कट आउट भी करना रहे तो हम जल्दी से कर सकें। आगे, अ कंटेनर शुड बी सच दैट इट एब्जॉर्ब ए रेडिएशन व्हिच स्ट्राइक ऑन द वॉल्स फ्रॉम द इनसाइड। हमें कंटेनर यानी कि लेड का रखना चाहिए क्योंकि वो उसको ये रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। आगे कह रहा है, अल्फा पार्टिकल कैन बी इजीली स्टॉप्ड बाय थिन मेटल शीट बट द बीटा पार्टिकल वी नीड अ थिक मेटल शीट वेयर एज द गामा रेडिएशन नीड अ वेरी थिक लेड शीट। यानी कि अल्फा तो रुकेगा ही, बीटा थोड़ा सा और ज्यादा होगा तो मोटा चाहिए, लेकिन गामा को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मोटा मेटल शीट हमें चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट।
कैसे न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली डिस्पोज करें। द रेडियो एक्टिव मटेरियल आफ्टर इट्स यूज इज नोन एज द न्यूक्लियर वेस्ट। द न्यूक्लियर वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर प्लांट must be first kept in the thick cask and then they must be buried in the specially constructed deep underground stores। अब ये देखिए बेसिकली यहाँ से जो फैक्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट से या पावर प्लांट से जो भी वेस्ट निकलता है बेटा, ये सारे वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट है। तो इनको खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले इनको एक थिक कास्ट में डालना चाहिए, एक स्पेशल काइंड ऑफ वेसल होता है, इसमें डाल के अंडरग्राउंड स्टोर्स में, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई नहीं, लगभग काफी मतलब एक लिमिटेड अंडरग्राउंड स्टोर में हमें क्या करना चाहिए, इनको बरीड कर देना चाहिए। ठीक है, दीज स्टोर्स मस्ट बी मेड क्वाइट फार फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, और साथ ही साथ ये स्टोर पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए। पहले तो अंडरग्राउंड, दूसरा पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए। द कास्ट कैन आल्सो बी बरीड इन यूजलेस माइंस एंड दीज माइंस मस्ट बी सील्ड आफ्टर स्टोरिंग द कास्ट। अब ये सारे कास्ट ज्यादातर हम यूजलेस माइन में काम करते हैं। ठीक है, अब जब यूजलेस माइन होती है तो उस माइन में कोई आना जाना है नहीं, लेकिन वहां पे कास्ट को स्टोर करके उस माइन को भी हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, कह रहा है द बैकग्राउंड रेडिएशन आर द रेडियो एक्टिव रेडिएशन सच एज द अल्फा, बीटा एंड गामा टू विच वी ऑल आर एक्सपोज्ड even in the absence of the actual radioactive source। वही कह रहा है the background radiations are the radioactive radiation। generally radioactive radiation such as alpha, beta, gamma को हम लोग क्या कहते हैं, background radiations which we all are exposed even in the absence of actual radioactive source। ये हमें रेडिएशंस केवल मिलते हैं लेकिन इनका सोर्स नहीं मिलता। सोर्सेस, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। पहला द इंटरनल सोर्स, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सच एज द पोटेशियम K40, कार्बन C14 एंड द रेडियम प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये सब जो प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड, ये क्या है, बैकग्राउंड रेडिएशन है। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, यानी कि बाहर का, ये तो हमारी बॉडी के अंदर का है। कॉस्मिक रेज, सन की, नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सच एज द रेडॉन 222 एंड सोलर रेडिएशंस, ये सब एक्सटर्नल सोर्स हैं, ये रेडिएशन से हमको मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अल्फा, बीटा या गामा के इमिशन जब होता है तो न्यूक्लियस में चेंज क्या आते हैं, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो नॉन स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनसे अगर इमिशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनका मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उनसे बचा कैसे जाता है, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि एक लास्ट लेक्चर हो जाएगा हम लोगों के लिए। ओके, बाय बाय।